गाइस, जैसा कि हमने अभी तक देखा कि लूफी का क्रू ओर्स और गेको मोरिया को हरा देता है, पर उसे हराते ही एक और वॉरलॉर्ड इन सभी के सामने आ जाता है जिसका नाम है बार्थोलोमियो कुमा। क्या तुम ही हो पायरेट हंटर रोनोरो ज़ोरो? चलो इसे शुरू किया जाए। ज़ोरो कुमा के सामने खड़ा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन लोगों पर कुमा ने हमला किया था वो सभी बुरी तरह से घायल पड़े हैं। ए, तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम ठीक हो? ये आदमी कोई मामूली पायरेट नहीं है। सरकार ने कहा कि वो हमें मार देगी। ये सब सही नहीं हो रहा। शायद मेरे पास उतनी ताकत नहीं बची है, लेकिन तुम्हें हराने के लिए काफी है। तुम रास्ते में हो और अब तुम नहीं बचने वाले। लोला ज़ोरो को पीछे हटने के लिए कहती है और कहती है कि कुमा को कभी नहीं हरा सकता इस हालत में, लेकिन ज़ोरो इसकी बात नहीं सुनता। क्या तुमने सुना नहीं? ये लड़ाई सिर्फ मेरी है, सभी लोग पीछे हट जाओ। ज़ोरो और कुमा लड़ने के लिए एकदम तैयार खड़े थे। सच कहूँ तो तुम स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने अपना बहुत ज्यादा नाम कमा लिया है, तुमने और तुम्हारे सभी दोस्तों ने भी। ये सुनकर ये सभी लोग शर्माना शुरू कर देते हैं। अरे पाजी, ऐसी कोई बात नहीं है कुमा सर जी। शुक्रिया आपका। मैं तो कमाल का हूँ। कैप्टन उसॉप इज द ग्रेट। सालो चुप हो जाओ, ये क्या कर रहे हो? खुश होना बंद करो। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, तुम सभी ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम्हारा कैप्टन अकेला नहीं जो कि मशहूर हुआ। यहाँ पर ज़ोरो इस पर बस हमला करने ही वाला था, पर तभी उसॉप इसे रुकने के लिए कहता है। अरे ज़ोरो भाई रुक जा यार, ये पागलपन है। अपनी हालत तो देखो, तुम इस हालत में उससे नहीं लड़ सकते। उस एक ग्रैंड लाइन है, यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही दुश्मन मिलेंगे। टू स्वॉर्ड स्टाइल। और ज़ोरो इस पर काफी तेजी से हमला कर देता है, पर कुमा इसके अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। ये सच में तेज है। और तभी कुमा ने ज़ोरो पर हमला करने की कोशिश की, पर ज़ोरो इससे बच जाता है। ये हमला था कैसा? उसने अपने हाथ से ही उसमें छेद कर दिया। कुमा एक बार फिर से ज़ोरो पर हमला करता है और इस बार हमला ज़ोरो के लग भी जाता है। ज़ोरो संभल कर, इसके हाथ ये आखिर है क्या? हम कुमा के हाथों को देखते हैं जो कि बहुत अजीब से लग रहे थे। यहाँ पर ज़ोरो खुद को संभालता है और फिर से अपने 66 फोनिक्स का यूज करके कुमा पर हमला कर देता है, लेकिन कुमा अपने हाथों का यूज करके ज़ोरो के अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है। ये नहीं हो सकता, उसने अपने हाथ से ही ज़ोरो के अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो क्या यही है तुम्हारी एबिलिटीज? सच बोलूं तो मेरे पास अलग अलग चीजों को धकेलने की ताकत है, चाहे वो कोई चीज हो या फिर कोई इंसान। मेरे पास है पाओ पाओ डेविल फ्रूट की ताकत। क्या एक पाओ मैन? अरे ये तो बिल्कुल बिल्ली के जैसा है। अच्छा, एक बिल्ली? हाँ, तो इसे हराना आसान होगा। मेरा मतलब है इसे हराना इतना मुश्किल भी नहीं है। और तभी कुमा अचानक से फ्रैंकी पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। साइबोर्ग फ्रैंकी, क्या यही थी तुम्हारी असली ताकत? हाँ फ्रैंकी सांस लो। फ्रैंकी बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसने फ्रैंकी को बिना छुए ही घायल कर दिया, पर ये कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से वो हवा थी। हाँ, तुमने सही कहा, वो था एक पैड कैनन, हवा को लाइट की स्पीड से फेंकना। और इन सब के बाद कुमा एक और बार ज़ोरो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारा समय खत्म होता है। और कुमा बहुत सारी एयर कैनन से ज़ोरो पर हमला करता है। ज़ोरो आगे बढ़ता है और इस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर ज़ोरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये सब ठीक नहीं हो रहा। ज़ोरो तुम्हारे पीछे देखो। यहाँ पर कुमा ठीक ज़ोरो के पीछे आ जाता है इस पर हमला करने के लिए, पर तभी सांची यहाँ पर आ जाता है। बस बहुत अच्छा तुम्हारा, उस हरे बाले वालों से दूर हट जाओ। सांची कुमा पर किक मारता है। सांची की लात तो बिल्कुल सही जगह पर लगती है, पर अचानक से नीचे गिर जाता है। मेरी टांग, ये आखिर बुरा किस चीज का है? ओह अच्छा, ये तुम हो? हाँ, ब्लैक लेग सांजी। उसे सांजी की लात से कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों ये सब चल के रहा है तो ठीक है, अब मेरी बारी। फायरबर्ड स्टार। स्नाइपर किंग उसॉप। हाँ, और कुमा उस सब के अटैक को वापस कर देता है। सांजी और ज़ोरो की हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ज़ोरो सांजी ध्यान से। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम सभी से लड़ने में मजा नहीं आ रहा। वैसे सरकार चाहती है कि मैं इस टापू पर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दूं। और तभी कुमा अपने हाथों का यूज करके इस जगह की सारी हवा को अपने हाथों में इकट्ठा कर लेता है। मैं समझ गई, ज्यादा हवा यानी कि ज्यादा प्रेशर। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है चॉपर, बिल्कुल किसी बॉम्ब की तरह। क्या एक बॉम्ब? तुम्हारा मतलब है इसके हाथ में एक बॉम्ब है? एक बॉम्ब, हाँ लगता है हम सब मरने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम सभी को जाने दूं, तो बस मेरा एक काम कर दो। अगर तुम अपने कैप्टन स्ट्रॉ हैट लूफी को मुझे दे देते हो तो मैं तुम सभी की जान को बख्श दूंगा। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा तो तुम हमें नहीं मारोगे? हाँ, अगर हम लूफी को तुम्हें सौंप दे तो तुम चाहते हो कि हम अपने दोस्त को धोखा दे? हाँ, तुम चाहो तो हमें मार सकते हो, पर हम लूफी को धोखा कभी नहीं देंगे। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और कुमा इस अजीब सी दिखने वाली चीज को आगे कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। उसने उसे छोड़ दिया। तुम सभी का मरने का समय हो चुका है। ये है कुशाशा। और तभी पूरे के पूरे थ्रिलर पार्क में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से सारी चीजें टूटकर नीचे गिर जाती हैं। सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और पूरा थ्रिलर पार्क तहस नहस हो जाता है। कुमा आगे बढ़ता है लूफी की तरफ और लूफी को बस उठाने ही वाला था, पर तभी ज़ोरो बीच में आकर कुमा पर हमला कर देता है। तुम किस मिट्टी के बने हो? क्या तुम एक साइबॉग हो? पर ये नहीं हो सकता। कुमा अपना मुंह खोलता है और ज़ोरो पर तेजी से हमला कर देता है। तुम बने किस चीज के हो? तुम साइबॉग नहीं लगते, लेकिन कुछ उसी के जैसे लगते हो। मैं हूँ गवर्नमेंट का एक इंसानी पुतला। मुझे बनाने वाले का नाम है डॉक्टर वेगा बंक, एक जीनियस साइंटिस्ट। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उस इंसान की सोच नॉर्मल इंसानों से 500 साल आगे की है। मैं समझ गया, तो उसने तुम्हें एक कमाल की बॉडी दी है। हाँ, और साथ ही तुम एक डेविल फ्रूट यूजर भी हो। वैसे लगता है अब इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी बॉडी और काम नहीं कर सकती, लेकिन तुम लूफी को ले जाए बिना यहाँ से नहीं मानोगे। हाँ, तुमने सही कहा, लूफी के बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं तुम्हें सर दूंगा, लेकिन लूफी का नहीं। अपना लूफी की जगह मेरी जान ले लो। हाँ मैं मानता हूँ मेरे ऊपर अभी इतनी बाउंटी नहीं है, लेकिन मेरा सपना है दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक तलवारबाज बनना। एक सेकंड, तो तुम मरना चाहते हो, वो भी किसी और के लिए, जबकि तुम्हारा खुद का एक सपना है। अगर इस समय को रास्ता है तो यही है। मेरे सपने का कोई मतलब नहीं अगर मैं अपने कैप्टन की जान को नहीं बचा पाऊंगा। और हाँ, लूफी एक दिन पायरेट किंग बनकर ही रहेगा। और तभी सांजी
बोलता है कि जोरो क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम ही मर गए तो तुम्हारे सपने का क्या होगा। ओए तुम मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर उस हरे बाल वाले की जगह मेरी जान ले सकते हो। तुम्हारी सरकार मेरे बारे में इतना नहीं जानती है, लेकिन मैं इस क्रू का सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी हूँ। मैं हूँ ब्लैक लेग सांजी। कहता है सांजी अपनी बकवास करना बंद कर, आगे बढ़ो और मुझे मार दो। और जोरो प्लीज सभी को मेरा अलविदा कह देना, और मुझे लगता है कि तुम्हें एक नया कुक ढूंढना पड़ेगा दोस्त। जोरो ये सुनकर सांजी को एक धक्का मारकर पीछे गिरा देता है। गधे कहीं कि तुम ये नहीं कर सकते जोरो। तभी सांजी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर जोरो कुमा की तरफ आगे बढ़ता है। मैं भीख मांगता हूँ, उसे जाने दो, और अपनी दोनों तलवारों को आगे फेंक देता है। अगर मैं तुम्हें अभी नहीं मारता तो ये शर्मनाक होगा। मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, पर मैं तुम्हें नर्क दिखाकर ही रहूंगा। कुमा लूफी के अंदर से किसी चीज को बाहर निकाल देता है। ये चीज जो मैंने अभी लूफी के अंदर से बाहर निकाली है, ये इसका दर्द है। वो सारा दर्द जो इसे मौर्य के साथ लड़ते हुए महसूस हुआ। अगर तुम इसकी जगह लेना ही चाहते हो तो सारा का सारा दर्द अपने ऊपर ले लो। इस दर्द से तुम मारे जाओगे, तुम इसे अपने ऊपर ले लो। मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाता हूँ। और कुमा जोरो की तरफ लूफी के दर्द का थोड़ा सा हिस्सा फेंक देता है, और ये लगते ही जोरो की हालत खराब हो जाती है। जोरो को बहुत ज्यादा दर्द फील होता है। मैं जानता था यही होगा, तो क्या तुम हार मानते हो? और कुछ देर बाद जोरो लूफी के दर्द के आगे खड़ा होता है, और जोरो धीरे धीरे करके लूफी के दर्द के अंदर चला जाता है। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के साथ ही कमाल के हैं, जैसी मैंने तुमसे उम्मीद की थी मंकी डी ड्रैगन। और यहाँ पर ये सभी लोग होश में आ जाते हैं। अरे हम तो जिंदा बच गए, लगता है उसे लगा होगा कि हम सभी मर गए हैं। लूफी भी ठीक हो जाता है। दोस्तों ये देखो मेरी बॉडी, मैं ठीक हो गया यार। अबे लूफी झूठ बोलना बंद कर, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बहुत ज्यादा जख्मी थे और तुम बहुत ज्यादा दर्द में थे, ये कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद सांजी होश में आ जाता है। ये क्या हो रहा है, जोरो की तलवार? हो नहीं। और सांजी देखकर भागकर यहाँ से चला जाता है। सांजी भागकर जोरो को ढूंढने लगता है। वो गधा आखिर चला कहाँ गया? ये रहा। ओए जोरो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें मालूम है मैं कितना ज्यादा डर गया था, और वैसे वो वॉरलॉर्ड कहाँ पर गया? और तभी सांजी ने जोरो को पास से देखा। ये क्या है? जोरो के आसपास बहुत सारा खून होता है। इतना सारा खून, ये क्या है? जोरो जवाब दो, ये क्या हो रहा है? ये खून किसका है? यहाँ पर हुआ क्या था? जोरो खून से लथपथ होता है। इसके मुंह से, आंखों से और नाक तक से खून आ रहा होता है, लेकिन फिर भी जोरो कहता है कुछ नहीं हुआ। और कुमा लूफी को छोड़ देता है। और इस सीन से हमें जोरो की लूफी के प्रति लॉयल्टी के बारे में भी पता चलता है। जोरो बहुत ज्यादा लॉयल है अपने कैप्टन लूफी के लिए। सलूट है भाई जोरो को। और यहाँ पर हम एप्सिलॉन को देखते हैं, जो कि शिप के अंदर बैठकर कहीं पर जाने लगता है डॉक्टर हॉगबैक के साथ। और यहाँ पर एप्सिलॉन हॉगबैक से पूछता है कि कुमा यहाँ पर क्यों आया था, और हॉगबैक एप्सिलॉन को बताता है कि इसे एक नई बात पता चली है। क्रोकोडाइल की जगह लेने वाला इंसान मिल गया है। उस बंदे का नाम ब्लैक बियर्ड है। हॉगबैक एप्सिलॉन को एक पेपर देता है जिसके ऊपर लिखा था फायर फिस्ट एस, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 2nd डिवीजन का कमांडर। एस अभी एम्पल टाउन की जेल में है। क्या सच में? इसका तो यही मतलब है, अगर सरकार इसका सही से यूज करेगी तो पूरे पायरेट एरो को बदल सकती है। हाँ तुमने सही कहा, पर अभी हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम अभी मुसीबत में हैं। पता नहीं क्या कम और ये सामान कब उठेंगे। हाँ तुमने सही कहा। अब इसके अगले दिन हम स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को देखते हैं। और सांजी यार मुझे भूख लग रही है, और इतनी सी चीज से मेरा क्या होगा यार? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊँ? हाँ कैसा दोस्त है यार तू, कितने बुरे हो तुम। वैसे सोचने वाली बात है, लूफी के अंदर अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे आ सकती है? पता नहीं क्यों, लेकिन उन सब ने ये सारी चीजें तुम्हारी शिप के ऊपर रख दी हैं। अयो सब ये देख, मस्त है ना? अबे लूफी पागल है क्या? चुपचाप इसे वापस रख दे। अगर नामी को इसके बारे में पता चल गया तो तुम काम से गए। नहीं उसाप ऐसा नहीं है, उस वाले में हीरे नहीं है, तुम उन्हें ले सकते हो। अच्छा ऐसा है? हाँ हाँ सही कहा, लेकिन अगर मेरे खजाने को तुमने हाथ लगाया तो देख लेना, तो तुम गए काम से, समझ गया ना उसाप? अरे नामिसो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें भी देना चाहिए? एक सेकंड, तुमने अभी मुझे क्या पुकारा? नामिसो? नामिसो? पर वो कौन है? पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। नामिसो कौन है? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ। एक सेकंड में समझ गई, क्या तुम लौला हो? हाँ मैं लौला ही हूँ, पर तुम्हें कैसे पता? और नामी लौला को गले से लगा लेती है। तुमसे दोबारा से मिलकर खुशी हुई लौला। क्या अभी इसने क्या कहा? वो खतरनाक सी सुअर से दिखने वाली लौला ये है? लौला क्या तुम मुझे भूल गई? ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे ये सच नहीं हो सकता। गाँव वालों सुनो, नामी अपना खजाना बांट रही है किसी और को, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब इसके कुछ समय बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि आराम कर रहे थे, और लूफी और फ्रैंकी इन सभी लोगों के लिए खाना लेकर आते हैं। लूफी जोरो के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है, और अंदर चॉपर इसका इलाज कर रहा होता है। जोरो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मैंने आज तक जोरो की इतनी खराब हालत कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मरने ही वाला है। मैं नहीं जानता कि आखिर जोरो के साथ हुआ क्या है, पर वो जो भी था बहुत दर्दनाक था। और तब ये दोनों काले चोर पीछे से चिल्लाते हैं कि क्या हम लोग बताएं जोरो के साथ क्या हुआ था? हमने शुरू से लेके एंड तक सब कुछ देखा था। पर तभी सांजी यहाँ पर आ जाता है। एक सेकंड मेरी बात सुनना यार, कुछ पूछना था तुमसे, है ना? और सांजी उन दोनों को कहीं दूर लेकर चला जाता है, और इन दोनों को बुरी तरह से पीट देता है, और इन दोनों से पूछता है हाँ बताओ मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था? जोरो की हालत कैसे हुई? हाँ तो सुनो, उस धमाके के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कुमा ने लूफी के अंदर का सारा दर्द उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया। क्या उसका दर्द? हाँ सही कहा। फिर उसने उस दर्द का एक छोटा सा हिस्सा जोरो के ऊपर फेंक दिया। वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। थोड़े से ही दर्द से उस तलवारबाज की चीखें निकल गई। लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। सांजी ये सुनकर चौंक जाता है। ये सारा खून किसका है? जोरो जवाब दो यार, यहाँ पर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। वो आदमी सच में बहुत ज्यादा महान है। चलो इस बारे में सबको बताते हैं। पर सांजी इन दोनों को रोक देता है। रुक जाओ यहीं पर। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने ये सब इसीलिए किया ताकि हम लोग उसका एहसान जताएं? हाँ नहीं ऐसा नहीं है। जोरो भी नहीं चाहता होगा कि लूफी को पता चले कि उसकी हालत लूफी की वजह से हुई है। अगर उसे ये पता चला तो लूफी पागल हो जाएगा। क्या तो तुम चाहते हो कि हम उन्हें ना बताएं? हाँ अरे यार इतनी बढ़िया कहानी दी, बताने दो ना। सालों ये बात बताने के लिए इतना मर क्यों रहे हो? हाँ तुम्हें बताओ भी, तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई कांड कर दूं? अरे यार इसका मतलब हम नहीं बता सकते। सभी लोग ठीक हैं, बस यही मायने रखता है। और ऐसा बोलकर सांजी यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रॉबिन ने भी ये सब कुछ सुन लिया। अच्छा तो ये बात थी हाँ। और यहाँ पर ये दोनों काले चोर लूफी के सामने आ जाते हैं, और लूफी इनसे पूछता है कि तुम लोग कुछ बताने वाले थे, पर ये दोनों कहते हैं कि हमारी बात ध्यान से सुनो।
हूँ। सब लोग ठीक हैं, बस यही मायने रखता है। और इतना कहकर ये लोग भी सांजी के स्टाइल में यहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई हम जा कहाँ रहे हैं मुझे नहीं पता, बस चलते रहो। क्या इन्हें हुआ क्या है भाई, पागल वागल हैं क्या दोनों? इसके बाद ये सभी लोग दावत उड़ाना शुरू कर देते हैं। इतना सारा खाना, हाँ, इस खाने को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। पर एक सेकंड, मैं तो एक स्केलेटन हूँ, मेरे पास जीभ तो है ही नहीं। अबे गधे, चुपचाप खाना खा ले। और ब्रूक और ये सारे लोग मिलकर डांस करने लगते हैं। और यहाँ पर जोरो इतना ज्यादा शोर होने की वजह से भी नहीं उठता है। ये अभी तक नहीं उठा। क्या ये ठीक है? अरे जोरो ये देख, दारू तेरे लिए, थोड़ी सी पी ले। और ये सुनकर नामी लूफी को एक पंच मार देती है। साले लूफी पागल हो गया? नामी यार कितनी गंदी हो तुम चाहती हो कि मैं जोरो के बिना दारू पार्टी शार्टी करूँ? हाँ। और यहाँ पर ब्रूक पियानो बजाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे लगा तुम बस वायलिन नहीं बजाते होगे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे सच बताऊं तो मैंने भी वो सब कुछ देखा था सांची। तुम दोनों ने हमें बचाने के लिए जो कुछ भी किया, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम दोनों सच में कमाल के हो। सच कहूँ तो जो जोरो ने किया, मैं उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। नहीं ऐसा नहीं है, तुम दोनों के इरादे एक जैसे थे। क्यों, सही कहा ना। वैसे क्या मैं कोई गाना गा सकता हूँ? तुम बताओ कौन सा गाना गाऊं? हाँ क्या सच में एक गाना? हाँ अगर गाना ही चाहते हो तो करण औजला का। लेकिन उससे पहले ही ब्रूक गाना गाना शुरू कर देता है। इसके बाद लूफी ब्रूक से पूछता है कि क्या ब्रूक इसकी क्रू में शामिल होना चाहेगा? लूफी, 50 साल पहले मैंने अपने एक साथी से वादा किया था, वादा एक बार फिर से मिलने का। अच्छा तो तुम लबून की बात कर रहे हो, है ना? क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? वो मेरी दोस्त है। ब्रूक मेरी बात सुनो, हम लबून से मिले थे। जब मुझे पता चला कि वो 50 सालों से किसी का इंतजार कर रही है तो मैंने उससे वादा किया था। यू बड़ी वेल, ये निशान मेरा वादा है तुमसे। जब तक मैं पायरेट किंग बनकर वापस नहीं आ जाता, वादा करो तुम इस निशान को मिटने नहीं दोगी। क्यों, ठीक है ना लबून? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो आज भी उसी जगह पर है ब्रूक, जहाँ पर तुम उसे छोड़कर गए थे, और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ, तुम्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। क्या सच में लूफी? क्या तुम सच में लबून से मिले थे? हाँ 50 साल बीत गए, लेकिन आज तक वो हमारा इंतजार कर रही है। हाँ तुमने सही कहा, हम भी उससे मिले थे। जब मैंने उसे वहाँ पर छोड़ा था तो वो छोटी सी थी। मुझे माफ कर देना लबून, मैं शर्मिंदा हूँ। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर लबून रो रही होती है और ब्रूक और इसके साथी लबून को खुश करने के लिए एक गाना गाते हैं, जिसकी वजह से लबून सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लबून, मुझे तुम याद हो, 50 सालों से तुम हमारा इंतजार कर रही हो और मैं अभी तक तुम्हारे पास नहीं आ पाया, मुझे माफ कर देना। अब इसके अगले दिन ब्रूक एक अजीब सा गाना गाता है और अपने सभी क्रू मेंबर्स को उठा देता है, जिसकी वजह से इन सभी को ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है। और ब्रूक दूसरा वाला गाना गा। और ब्रूक एक और गाना गाने लगता है। गाना तो अच्छा था, लेकिन किसी और को भी ये गाना बहुत पसंद आ जाता है। दोस्तों वो देखो, पर ये है क्या? अरे ये तो छोटी सी वेल है। हे, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये सुनकर ये छोटी सी वेल स्माइल करती है। अरे यार कितनी प्यारी है ना? ट्रैवल करते करते शाम हो जाती है, लेकिन ये वेल इनका पीछा नहीं छोड़ रही होती। जहाँ जाती है इनके पीछे पीछे आती रहती है। अरे वेल, तुम यहीं पर हो अभी तक? आज से तुम्हारा नाम है लबून। अगले दिन एक एनिमी पायरेट शिप इन पर हमला कर देती है और ब्रूक के दो साथी नीचे समुद्र में गिर जाते हैं, और तभी लबून इन दोनों को बचा लेती है। लबून, तुम सच में कमाल की हो, तुम्हारा शुक्रिया। और लबून और ये पायरेट्स बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लबून, अभी सब लोग सो रहे हैं यार, मैं तुम्हारे लिए कल गाना खाऊंगा, ठीक है ना? और अगले दिन ये लोग दोबारा से लबून के लिए गाना गाते हैं। ये गाना सुनकर लबून खुश हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जिससे लबून को उसकी फैमिली वापस मिल गई है। समय बीतता जाता है और इन सभी पायरेट्स और लबून की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, लबून और ये सभी लोग एक साथ रहने लगे। हे लबून, आज हम पार्टी करेंगे। और तभी एक मॉन्स्टर लबून के पीछे आ जाता है और ये सभी लोग उस मॉन्स्टर को हराकर लबून की जान बचा लेते हैं। हाँ लबून, क्या तुम ठीक हो? लबून ठीक होती है। शुक्र है तुम सही सलामत हो, मैं तो डर ही गया था। अब इसके बाद ये सभी लोग अपनी शिप को रोकते हैं और ब्रूक लबून से कहता है कि यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुके, ये लोग बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग डिस्कस करते हैं आपस में। हम इतने ताकतवर नहीं कि ग्रैंड लैंड में उसे बचा पाएंगे। लबून छोटी है और अगर हम उसे अपने साथ ले गए तो वो नहीं बच पाएगी। और ब्रूक लबून को समझाने की कोशिश करता है कि ग्रैंड लैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन लबून ब्रूक के ऊपर पानी फेंक देती है। ये भी काम नहीं करा, माफ करना कैप्टन। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, हम लबून को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। और ये सभी लोग लबून को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। माफ कर देना लबून। और ये सब देखकर बेचारी लबून रोने लगती है। ये सभी लोग लबून को छोड़कर ग्रैंड लैंड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ब्रूक लबून के जाने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। मुझे माफ कर देना लबून, लेकिन मैं तुम्हें ग्रैंड लैंड जैसी एक खतरनाक जगह पर नहीं देख सकता हूँ। कुछ देर बाद ये सभी लोग तेजी से रेड लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, पर ये सभी लोग एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। सभी लोग ध्यान से, अब हम ग्रैंड लैंड में एंटर करने वाले हैं। क्या किसी ने लबून को देखा क्या? जी नहीं सर, वो एक हफ्ते से गायब है। पता नहीं वो कैसी होगी, अगर किस्मत में रहा तो उससे फिर से मुलाकात हो सकती है। ये सब छोड़ो, चलो ग्रैंड लैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग रेड लाइन को पार करके रिवर्स माउंटेन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ दिन के सफर के बाद ये सभी लोग क्रोकस से मिलते हैं, जो कि एक लाइट हाउस का मालिक होता है। मैं हूँ यॉर्क के लंबर पायरेट्स का कैप्टन। वैसे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या वो वेल तुम्हारे साथ है? क्या आपने अभी एक वेल कहा? और पीछे थी लबून, जिसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे ये तो लबून है। लबून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। मुझे माफ कर देना। हे ब्रूक, चलो वो गाना गाते हैं। क्या सच में? हे लबून, तुम्हें भी वो गाना पसंद है ना? जिसे सुनकर ब्रूक एक स्माइल करता है और ये सभी लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं, जो कि लबून का फेवरेट होता है। इसके बाद ब्रूक लबून को समझाता है कि अगर आगे गई तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन अगर अब तुम हमारे साथ गई तो हम किसी भी हालत में तुम्हें बचाएंगे। भले ही लंबर पायरेट्स खत्म हो जाएं, पर हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हें छोड़ना नामुमकिन सा हो चुका है लबून। हे ब्रूक, अब हम लबून को छोड़कर कभी नहीं जाने वाले। कैप्टन आप यहाँ पर? लबून, हमारा इंतजार करना। ग्रैंड लाइन से वापस आने के बाद हम तुमसे दोबारा जरूर मिलेंगे। ज्यादा नहीं, बस 2 या 3 साल, जिसके बाद तुम हम सभी से मिल पाओगे। ये सुनने के बाद लबून बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्यों, मैंने सही कहा ना ब्रूक? जी कैप्टन, आपने सही कहा। जब तक हम लोग वापस आएंगे लबून और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, लेकिन हमें भूल मत जाना लबून, ठीक है ना? लबून, हम तुमसे वादा करते हैं, हम लोग फिर से मिलेंगे। और ये सभी लोग मिलकर लबून
लबून को प्रॉमिस करते हैं कि ये लोग वापस जरूर आएंगे इससे मिलने के लिए। ये सुनकर लबून इन सभी से अलविदा कह देती है और जाने से पहले ब्रूक लबून से प्रॉमिस करता है कि इसे वापस जरूर मिलने आएगा और प्रॉमिस के बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। और उसके 3 साल बाद फ्लोरियन ट्रायंगल। लबून मुझे माफ कर देना, पर हम में से कोई नहीं बचा। ब्रूक के सभी साथी मारे जाते हैं। ये सब क्या हो गया साथियों? ब्रूक सामा जी, क्या आप मुझे तलवार चलाना सिखा सकते हैं? लबून, हम ग्रैंड लैंड में चले तो गए, पर इसकी वजह से मैंने सभी को खो दिया। यहाँ पर ब्रूक के अलावा और कोई भी नहीं बचा है। तभी ब्रूक मिरर के अंदर दिखता है। अरे ये क्या, एक भूत? अरे नहीं, ये तो मैं ही हूँ। ब्रूक अपने साथियों के साथ बिताए गए पलों को याद करता है। कैप्टन जी, इसने मुझे गोली मारी थी। अबे ढक्कन तो जिंदा तो है ना, इस बात को यहीं पर खत्म कर दे। ये सभी लोग रात में तारों को देखते हैं। कैप्टन, क्या लबून भी अभी इन तारों को देख रही होगी? हाँ। हे दोस्तों, ये देखो, ये ब्रूक फिर से इमोशनल हो गया। अरे बंद कीजिए प्लीज, मेरी बेइज्जती मत कीजिए सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और अगली ही सुबह इन सभी पर किसी नेवी शिप ने हमला कर दिया। ब्रूक ये सारी बातें याद कर रहा होता है अपनी शिप के ऊपर घूमते हुए। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। दोस्तों, एक बुरी खबर है, कैप्टन यॉर्की ठीक नहीं है। कैप्टन यॉर्की को एक खतरनाक बीमारी हो जाती है, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और डॉक्टर इन सभी को यॉर्की से दूर रहने की सलाह देता है। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और इसके बाद यॉर्की इन सभी को कहता है कि इसे छोड़कर यहाँ से चले जाएं। दोस्तों, मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाइए। मैं नहीं जानता था कि मेरा अंत ऐसा होगा, पर तुम सब चिंता मत करो, मैं अगले जन्म में तुमसे फिर से मिलूंगा। और जब तुम लबून को मिलोगे तो उसे मेरा प्यार देना और मुझे माफ कर देना। अब ज्यादा देर मत करो, यहाँ से चले जाओ वरना तुम नहीं बचोगे। और ये सभी लोग रोते हुए शिप से बाहर जाने लगते हैं, सिवाय ब्रूक के। ब्रूक यहाँ से नहीं जाता। यॉर्की ब्रूक को अपने पास बुलाता है और ब्रूक का हाथ पकड़ लेता है। ब्रूक, मैं पछतावे से भरा हुआ हूँ, मुझे माफ कर देना। सर जी प्लीज ऐसा मत कहिए, आपके जाने के बाद हम आपको कभी नहीं भूलेंगे सर। ये सुनकर यॉर्की एक स्माइल करता है और उसी शाम को यॉर्की की मौत हो जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रूक इन सभी को एक डायल दिखाता है जिसके अंदर लबून के लिए एक गाना रिकॉर्डेड होता है। ब्रूक उस गाने को प्ले कर देता है और हम पास्ट के सीन्स देखते हैं जब लंबर पायरेट्स की मौत हो रही थी। दोस्तों, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लगता है हम लोग नहीं बचेंगे। और लबून का क्या होगा? लबून, हमें माफ कर देना। हे ब्रूक, तुम्हारे पास एक रिवाइव फ्रूट था ना? मैं नहीं जानता वो काम करेगा या नहीं, लेकिन प्लीज क्या तुम सभी लोग एक लास्ट बार लबून के लिए गाना गा सकते हो? अगर ये काम करा तो वादा करता हूँ इस डायल को लबून तक पहुँचाकर ही रहूंगा। और ब्रूक इस डायल के अंदर का रिकॉर्ड बटन ऑन कर देता है और ये सभी लोग आखिरी बार लबून के लिए एक गाना गाते हैं। सभी लोग गाना गा रहे होते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ही आवाज कम होने लगती है। 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और सिर्फ ब्रूक ही बचता है जो कि गाना गा रहा था। सिर्फ मैं बचा, पर मैं ही क्यों बचा? लबून, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। अगर तुम सच में 50 सालों से हमारा इंतजार कर रही हो तो बस 1 या 2 साल और रुको, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, हम फिर से जरूर मिलेंगे। अब इसके बाद ब्रूक अपने पास पर से एक पेपर निकालता है और इन सभी को बताता है कि इसके ऊपर 33 करोड़ की बाउंटी लगी हुई थी और बहुत समय पहले ये एक किंगडम के हमलावरों के ग्रुप का एक लीडर था और उसके बाद ये रंबर पायरेट्स का एक कैप्टन बन गया। मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ और एक तलवारबाज भी, और आज से मेरी जिंदगी कैप्टन स्ट्रॉ हैट लूफी के हाथों में है। मैं अपने नए साथियों के साथ अपनी पूरी हड्डियों का जोर लगा दूंगा। तो ठीक है, एक और ड्रिंक लेते हैं ब्रूक के हमारे क्रू को ज्वाइन करने की खुशी में। और इसी तरह से ब्रूक स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का एक नया मेंबर बन जाता है। अब इसके 2 दिन बाद हम एक ग्रेवयार्ड को देखते हैं। ये शानदार है, तुम्हारा शुक्रिया फ्रैंकी और उसअप। मेरा डिजाइन बेस्ट है, देखा ना तुमने फ्रैंकी? ब्रूक को ये पसंद आया। ओए, इन सभी फूलों को मैंने सजाया था, ठीक है ना? चुप हो जाओ। तुम्हारा शुक्रिया चॉपर-सान। इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी तुम लोगों ने इन सबको बहुत बढ़िया से सजाया है और इसके ऊपर सभी रंबर पायरेट्स का नाम लिखा होता है और उन सभी की हड्डियां होती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तीनों यहाँ से चले जाते हैं और इनके जाने के बाद ब्रूक इन सभी के लिए एक गाना गाता है इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और सोचता है कि कैसे पास्ट में जब उसके दोस्तों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो फिर भी उनके अंतिम समय में उन लोगों ने इसके लिए गाना गाया और गाते गाते ही अपना दम तोड़ दिया। तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है और जोरो को देखकर ब्रूक हैरान हो जाता है। जोरो अपनी एक टूटी हुई स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है और ब्रूक के साथ बैठ जाता है। तुमने मुझे चौंका दिया, क्या तुम ठीक हो जोरो? हाँ, मैं ठीक हूँ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सो गया। ये क्या है? ये मेरी प्यारी तलवार युबाश्री है, प्लीज इसे यहाँ पर आराम करने दो। और अपनी स्वॉर्ड के लिए प्रे करने लगता है और जोरो को देखकर ब्रूक उसी पल को याद करता है जब जोरो बहुत ज्यादा जख्मी था, लेकिन फिर भी कुमा के सामने डट कर खड़ा रहता है। लूफी वही है जो कि किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। इसके बाद प्रेजेंट में आ जाते हैं। जोरो, दरअसल मैंने तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर लिया है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन 1 सेकंड, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। इसके बाद सभी लोग थ्रिलर बार्क से निकलने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, एक नए एडवेंचर पर चलते हैं। जोरो, तुमने अपनी पट्टियाँ फिर से निकाल दी ना? चलने में मुश्किल हो रही थी इसलिए निकाल दी। अबे साले, तुझे चलने से रोकने के लिए थी वो। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? इधर आ। और चॉपर पट्टियां लेकर जोरो के पीछे पड़ जाता है। तुम लोग काफी जल्दी नहीं जा रहे? घबराओ मत, तुम ब्रूक की शिप को ले जा सकते हो। फ्रैंकी ने ब्रूक की शिप को रिपेयर कर दिया है और उसे लौला को दे देता है। अरे तुम्हारा शुक्रिया गब्रू जवान, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? तुमने एक गब्रू जवान मुंडे को पसंद किया है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा ही कूल हूँ। ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं सैल्मन बॉय के आदर्शों पर चलता हूँ और जिंदगी भर को आरा रहूंगा। और इसके बाद एक काला चोर लूफी से कहता है कि भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? 2-3 दिन और रुक जाओ, पार्टी करते हैं। नहीं, हमारा अगला स्टॉप है फिशमैन आइलैंड। मैं वहाँ जाने के लिए पागल हो रहा हूँ। पक्का वहाँ पे बहुत मस्त लोग होंगे। मैं तो खूबसूरत जलपरियों के साथ खेलना चाहता हूँ। वैसे अगर मैंने जलपरियों से उनकी प्रेंटिस दिखाने के लिए कहा तो कुछ होगा क्या? अबे पागल, कैसा आदमी है तू? ठरकी साले, मरमेड्स प्रेंटिस नहीं पहनती हैं। और ये सुनकर सांजी और ब्रूक के नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है।
है। क्या है भाई ये लोग कैसी बातें हो रही हैं ये? वो बहुत खूबसूरत होती हैं। पायरेट एम्प्रेस हैंकॉक भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये तीनों मरमिड मरमिड कह के डांस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लोला नामी को एक वाइवर कार्ड दे देती है और अगर किन्हीं भी 2 लोगों के पास एक कार्ड होगा तो वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं। इस कागज के जरिए ये लोग दोबारा से मिल जाएंगे क्योंकि इसके अंदर एक जादुई मैग्नेट लगी हुई है जो कि उन दोनों को अट्रैक्ट करेगी। वाओ, ये तो कमाल का है। क्या न्यू वर्ल्ड ऐसे ही कमाल की चीजों से भरा हुआ है? लोला अपनी मॉम का नाम इस कार्ड के ऊपर लिख देती है ताकि जब भी नामीसो किसी मुसीबत में आए यानी कि नामी, तो ये कार्ड इसको इसकी मॉम तक पहुंचा देगा। और ठीक ऐसा ही एक कार्ड एस ने भी दिया था लूफी को एलाबास्ता आर्क के अंदर। एक दिन एक कागज तुम्हें और हमें एक साथ मिला देगा लूफी। अच्छा, तो इसके कहने का ये मतलब था, है ना? ये रहा, ये है वो। लूफी इन्हें वो जला हुआ कार्ड दिखाता है और थोड़ा सा छोटा भी हो चुका है। लोला उस कार्ड को देखती है और उसे देखकर डर जाती है। ये वाइवर कार्ड ही है, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जिसका भी है वो मुसीबत में है। ये कार्ड दरअसल अपने मालिक की जिंदगी के बारे में भी बताता है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या वो तुम्हारा कोई करीबी दोस्त है? हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है। लोला इस कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा डर रही होती है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है और ये सुनकर नामी और लूफी हैरान हो जाते हैं और अभी सभी लोग थ्रिलर बार्क से निकल जाते हैं और इन सभी को जाते हुए अलविदा कहते हैं। आपने जो हमारे लिए किया हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। सूरज से मिलाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तुम सभी कोशिश करना कि मरना मत। अबे साले, डरा क्यों रहा है उन्हें? लोला, वाइवर कार्ड के लिए तुम्हारा शुक्रिया और अपना ख्याल रखना। मम्मी को मेरा हाय कहना नामीसू। और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमारे हीरोज अपने नए सफर के लिए निकल जाते हैं और नामी लूफी से एस के बारे में पूछने लगती है। लूफी, क्या तुम श्योर हो कि एस ठीक होगा? अरे यार, उसकी चिंता मत करो, एस जहाँ भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। और अब ये सभी लोग कोप डी बर्स्ट के साथ हवा में उड़ जाते हैं। अब इसके बाद हम मैरी जॉयस वर्ल्ड गवर्नमेंट की पवित्र भूमि को देखते हैं। कुमा, मजाक करना बंद करो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने उन्हें जाने दिया? ये सुनकर गार्प हंसने लग जाता है। आखिर पोता किसका है? ओए गार्प, थोड़ी देर के लिए चुप रहो। और तुम कुमा, उन्हें क्यों नहीं पकड़ पाए? तुम हाथी जैसा शरीर है लेकिन फूटी तुम्हारी तकदीर है। तुम नहीं जानते, लेकिन उनका ऐसे ही आगे बढ़ते रहना हमारे लिए शर्म की बात है। पहले क्रोकोडाइल, उसके बाद एनिस लॉबी के अंदर जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ छोटी बातें नहीं है। अरे चलो यार, थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। अरे बकवास करना बंद कर गार्प। तुम ऐसे टाइम पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और यहाँ पर हम स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देखते हैं और शिप के ऊपर लूफी, चॉपर, ब्रूक और उसॉप मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे यार, एक भी मछली नहीं पकड़ी। 2 घंटे हो गए। चिंता मत करो लूफी, एक दिन हमें जरूर मछलियाँ मिलेंगी। और नामी, ये फिशमैन आइलैंड कब आएगा यार? साले लूफी, कितनी बार बताऊं तुझे, बस आने ही वाला है। चुपचाप बैठ के ना मछलियां पकड़ अपनी। फिशमैन आइलैंड, हाँ, यानी कि जल परियां। जल परियां, जल परियां। आखिरकार मेरे सपनों की जल परियां मुझे मिल ही जाएंगी। क्या बकवास है ये, साले सांजी सिंप। यार बहुत हो गया, मैं और नहीं रुक सकता। सांजी, मेरे लिए खाना लेकर आओ जल्दी। दोस्तों, क्या वो मछलियों का ग्रुप है क्या सच में? अब देखना सारी मछलियां मेरी हो जाएंगी। तुमने देखा ना, सब्र का फल मीठा होता है। क्या बहुत सारी मछलियां, वो भी अचानक से? कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? मछलियां वापस क्यों जा रही हैं? और इधर आओ। और नामी सामने देखती है और सामने इन सभी को बताती है कि एक तूफान आने वाला है इनकी तरफ। ये एक स्नेक करंट है, सभी लोग सावधान हो जाओ, ये कोई मामूली तूफान नहीं है। सांजी, शिप को बीच में रखो। जैसा आप कहें नामी सान। दोस्तों, वो आ गया। इन सभी की तरफ एक स्नेक करंट आने लगता है और जोरो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उस करंट का सामना करने की कोशिश करता है। फ्रैंकी भी इस पर हमला करता है और ऐसे ही कुछ समय तक ये लोग उस करंट को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनफ नहीं था। लगता है हम सभी मर जाएंगे। तब ये करंट स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को आगे पटक देता है। ओए, वो देखो। क्या सच में हम यहाँ तक आ चुके हैं? मुझे भी दिख रहा है। वो तो रेड लाइन है ना? क्या तुम्हें याद है लूफी, उस दिन भी एक तूफान था जिस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया था ऑयल ब्लूज को ढूंढने के लिए, पायरेट्स का राजा बनने के लिए, दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज बनने के लिए, पूरी दुनिया का नक्शा बनाने के लिए, और मैं समुद्र का एक महान योद्धा बनने के लिए। हम सब वादा करते हैं। दोस्तों, सभी लोग न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाओ। सांजी, हमें उस लहर के ऊपर लेकर चलो। बिल्कुल स्काइपिया की तरह, है ना? और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आगे बढ़ जाते हैं और ये सभी लोग रेड लाइन को भी पार कर जाते हैं। रेड लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसका पहला एंड था जहाँ पर लूफी और ये सभी लोग लबून से मिले थे, और दूसरा जो कि न्यू वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। जिस दिन हम सभी लोग उस पुराने रेड लाइन के पास आ जाएंगे, उस दिन मैं पायरेट्स का राजा बन जाऊंगा और हम सभी लोग लबून से दोबारा जरूर मिलेंगे। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चॉपर और उसॉप मजे कर रहे थे। अरे ये पुल तो कमाल का है। और यहाँ पर जोरो प्रैक्टिस कर रहा था। आखिर मैं उससे कैसे हार सकता हूँ? सच में मैं अभी तक कमजोर हूँ। भाई साहब, भाई इतना खतरनाक है भाई जोरो, डंबल इतने बड़े बड़े। और यहाँ पर नामी लूफी, ब्रूक और रॉबिन से ट्रांसपॉन्डर स्नेल के जरिए बात कर रही होती है। ओए लूफी, क्या तुम्हें कुछ दिखा क्या? नहीं यार नामी, चारों तरफ अंधेरा है। एक सेकंड, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? अरे दोस्तों, हम लोग मरने वाले हैं। और एक सेकंड, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। नामी, वैसे तुमने पहना क्या है? साले ब्रूक, अभी के लिए अब क्या बोलूं मैं तेरे को, साले पागल। ये तो सच में डरावनी है। और यहाँ पर हम लूफी, ब्रूक और रॉबिन को देखते हैं। ये सभी लोग एक सबमरीन के अंदर होते हैं और समुद्र के नीचे 5000 मीटर की गहराई पर होते हैं। दोस्तों, लगता है ये सबमरीन और नीचे नहीं जाने वाली। और तभी इन सभी के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ पर सांजी नामी के लिए एक स्पेशल खाना तैयार कर आता है। ये लीजिए नामी सान, आपके लिए स्पेशल केक। सांजी, मैं नहीं जानती कि फिशमैन आइलैंड कहाँ पर है। लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग तो वो यहीं पर होना चाहिए।
चाहिए। और तभी लूफी और ये सभी लोग वापस आ जाते हैं। दोस्तों क्या तुम लोग ठीक हो? हाँ नामी हम लोग ठीक है यार, पर नीचे दूर दूर तक कोई भी चीज नहीं दिखी। पता नहीं ये फिशमैन आइलैंड है कहाँ पे यार। और तभी वो मॉन्स्टर पानी के बाहर आ जाता है और लूफी अपने एक ही वार से इसको हरा देता है। और लूफी के पंच मारते ही इसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल जाती है। क्या एक मछली? नहीं लूफी, वो एक इंसान है। एक सेकंड रुको, क्या ये मरमेड है? और तभी ये मरमेड सांजी के ऊपर गिर जाती है और सांजी नीचे गिर जाता है। इसके साथ एक स्टार फिश भी थी। बाल बाल बचे हैं, वो बस हमें निकलने ही वाला था। मुझे माफ करना, क्या आप ठीक हैं? अरे कोई बात नहीं। क्या सच में? क्या वो सच में एक जलपरी है क्या? अरे ये क्या इतने सारे इंसान, तुम लोग हो कौन? अरे ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, तुम आखिर हो कौन? अच्छा, अरे हाँ, वैसे मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम लोग टाकायुकी खाना चाहोगे? क्या टाकायुकी? वो तो मेरी फेवरेट है। तो ठीक है, लाओ 5000 बेरीज निकालो। क्या 5000 बेरीज? पागल है क्या? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? उन्होंने जस्ट हमारी अभी मदद की है और तुम उनसे पैसे मांग रही हो? कैसी लड़की हो तुम? अरे हाँ, मुझे माफ कर देना, सॉरी। वैसे कुछ भी हो, आखिरकार मैं एक प्यारी सी जलपरी से मिल ही गया। ओए सांजी से तूने पहले भी एक जलपरी देख रखी है, दादी कुकुरो-सान को भूल गया तू? अरे यार वो बूढ़ी औरत क्या याद दिला दिया। तो क्या यही था इस प्यारी सी दुनिया का एक कड़वा सच? क्या वो कुकुरो-सान कोई जलपरी थी क्या? लगता है तुमने उन्हें जलपरी बनते हुए नहीं देखा है लूफी। ये सुनकर लूफी चौंक जाता है। अरे भाई मूड खराब कर दिया। अच्छा तो तुम एक जलपरी हो? हाँ, मैंने पहली बार एक मरमेड को देखा है। हाँ चलो इसी बात पर पैसे निकालो। अबे गधे ब्रो, उससे दूर हट जा, वो मेरी है। एक सेकंड, ये देख स्केलेटन है। देखा तूने उसे डरा दिया बेवकूफ से। अरे नहीं, ये तो सच में बहुत क्यूट है, एक बोलने वाला स्केलेटन। हाँ काफी अजीब है ये। और यहाँ पर स्टारफिश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि खुशी में ये सब लोग इसे तो भूल ही गए, इस बंदे को किसी ने नोटिस ही नहीं किया। तभी लूफी इसे खींच कर अपने पास ले आता है। ओए आखिर तू है कौन? ओए माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मेरा नाम कैमी है और ये अजीब से दिखने वाला मेरा पेट है पेपेग। ये एक स्टारफिश है और साथ ही में मेरा मास्टर भी। क्या मास्टर? तो तुम कहना चाहती हो कि ये अजीब से दिखने वाला तुम्हारा मास्टर है? हाँ तो और क्या, मैं इस लड़की का मास्टर हूँ, मैं हूँ एक स्टारफिश। गुस्सा? क्या सच में स्टारफिश बोल भी पाती है? और ये सुनकर पेपेक बहुत गुस्सा हो जाता है। लगता है तुम सभी लोग ऐसे नहीं मानने वाले। और पेपेक अपना गिटार निकाल लेता है। मैं हूँ एक कमाल का स्टारफिश, एक खूबसूरत सा क्यूट से दिखने वाला स्टारफिश। अरे वाह, तुम्हारी शर्ट तो कमाल की है। कोई भी बंदा इस पर ध्यान नहीं देता है, ना इस पर ना इसके गाने पर, जिसकी वजह से स्टारफिश बहुत दुखी हो जाता है। अरे यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो स्टारफिश तू बोल कैसे पाता भाई? अच्छा ये वैसे ये तो एक राज की बात है, पर अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो सुनो। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने खुद को एक इंसान मान लिया और जब तक मुझे पता चला कि मैं एक स्टारफिश हूँ तब तक मैं बोलना सीख चुका था। कितना अजीब है ये। और कैमी अपने ताकायुकी वाले दोस्त को कॉल कर देती है। हे हाचिन, ये मैं हूँ कैमी। तो तुम्हारा कॉल आ ही गया। हाँ पर हाँ, मैं हाचिन नहीं हूँ। क्या तुम हाचिन नहीं हो? तो तुम हो कौन भाई? मैं हूँ मैक्रो पायलट का कैप्टन और तुम्हारा दोस्त हाचिन अभी हमारे कब्जे में है। झूठ बोलना बंद करो, हाचिन इतना कमजोर नहीं है कि तुम उसे पकड़ पाओ। शायद से तुम सही हो, लेकिन इस बार तुम्हारा दोस्त हमसे नहीं बच पाया। ये लो उसकी बातें सुनो। केमी क्या तुम ठीक हो? मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। बस कुछ भी करके यहाँ से दूर रहना प्लीज, यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ तो तुमने देखा ना, ये वही है। और ऐसा बोलने के बाद कॉल कट जाती है। कैमी क्या तुम ठीक हो? झूठी लड़की, तुम तो कह रही थी कि ताकायुकी दोगी। ये सुनकर फ्रैंकी और सांजी गुस्सा हो जाते हैं लूफी पर। साले लूफी अपना मुंह बंद कर ले। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उस हाचिन की आवाज कहीं पर सुन रखी है पहले। और कैमी लूफी से कहती है कि इसे माफ कर देना, इसे यहाँ से अब जाना होगा। तुम सच में बुरी हो, बहुत बुरी। साले लूफी अपना मुंह बंद रख ले। कैमी अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। मेरा मतलब है ये लोग। अबे नामी अपनी बकवास बंद कर ले, हम क्या हेल्प करें इसकी? पर क्या तुम इसके बदले हमें फिशमैन आइलैंड का रास्ता बता सकते हो प्लीज? क्यों ठीक है ना? ये सुनकर कैमी खुश हो जाती है। क्या सच में? तुम्हारा शुक्रिया। और सभी लोग कामी की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। पर कैमी ये मैक्रो पायरेट्स है कहाँ पर? हाँ वो दरअसल यहाँ पर है। इसके बाद कैमी आगे बढ़ती है और एक आवाज लगाती है जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ बाहर आ जाती हैं। तुम तो सच में कमाल की हो। और ये सारी मछलियाँ इन सभी को डायरेक्शंस देने लगती हैं मैक्रो पायरेट्स तक पहुँचने का। और ये सभी लोग मैक्रो पायरेट्स की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर हम मैक्रो पायरेट्स को देखते हैं। मास्टर जी आखिरकार हमने उसे जलपरी को फंसा ही लिया, बस कुछ ही देर में वो हमारे पास होगी। और इसके बाद 3 लोग कामी को पकड़ने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। ओए हाचिन, इस बार तो तेरी दोस्त गई काम से, वो कुछ भी कर ले इस बार नहीं बच पाएगी। और यहाँ पर लूफी जोरो को कामी से मिलवाता है। ओए जोरो इससे मिलो, ये है कामी। क्या एक जलपरी? हाँ ओए जोरो, हमारा मिशन है इसके दोस्त टाकायुकी को बचाना, क्यों ठीक है ना? दरअसल वो मैक्रो पायरेट्स बहुत ज्यादा अजीब हैं। वो जलपरी और इंसानों को खरीदते और बेचते हैं और अभी उनका असली टारगेट कैमी है। क्या इंसानों को खरीदना और बेचना? हाचिन और एक ऑक्टोपस, हाँ क्या ये वही तो नहीं? अगर ये सच में वही पुराने वाले निकले तो मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। खैर जो भी हो, मुझे लगता नहीं कि वही होगा। कैमी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त को जरूर बचाएंगे। लूफी चान आपका शुक्रिया। पर तभी उन मछलियों ने आगे का रास्ता बताना बंद कर दिया। पर आखिर क्यों? नामी मछलियों ने कहा कि वो और आगे नहीं जा सकती हैं क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। क्या कहा? लूफी वो ऊपर से आएंगे। और वो 3 लोग ऊपर आसमान से आते हैं और नीचे पानी के अंदर चले जाते हैं। अरे ये मछलियाँ तो उड़ रही हैं। क्या वो सच में वही है क्या? हाँ तुम सही हो, ये वही हैं स्टारहेड पायरेट्स। चलो बॉस को कॉल करते हैं। और तब ये तीनों मिलकर इनकी शिप के ऊपर बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन लूफी और जोरो इन्हें बहुत आसानी से रोक देते हैं। बॉस जी इसमें कोई शक नहीं, ये वही हैं मंकी डी लूफी। क्या वापस आ जाएं? ठीक है सर जी। और इन सब के बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। मास्टर डुवल, वो जलपरी अभी एक पायरेट शिप में है और वो पायरेट शिप कोई
कोई आम पायरेट शिप नहीं है, वो है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स। क्या कहा तुमने? स्ट्रॉ हेड पायरेट्स? हाँ, तो इसका मतलब है कि उसमें वो इंसान भी होगा जिसने मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इस सीरीज का 35th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और गाइज अब थ्रिलर आर्क खत्म हो चुकी है और हमने साबाओडी आर्क को शुरू कर दिया है। तो अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिल्डअप होगा और चीजें बाद में जाके इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको अभी कुछ चीजों में डाउट है तो वो धीरे धीरे करके क्लियर होते जाएंगे आगे के पार्ट्स में। और गाइज आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 19 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।